खाद्यान्न फसलों के क्रम में आज अपन बात करने जा रहे हैं तिलहन फसलों की, यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। और वो तेल भी कौन सा? खाद्यान्न तेल या खाद्यान्न पदार्थों में काम में लेने वाले तेल की अपन बात कर रहे हैं, जो कौन कौन से फसलों से हमें प्राप्त होता है। तो ये खाद्यान्न पदार्थों में ये तेल भी अपनी या खाद्यान्न फसलों में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता है। तो अपन पहले बात कर रहे हैं कि तिलहन फसलें होती क्या है, यानी ऐसी फसलें जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है या तेल निकालने के लिए तिलहन फसलें, यानी तेल निकालने के लिए जिन फसलों को बोया जाता है वो कहलाती हैं तिलहन फसलें। अब इन तिलहन फसलों की अपन बात करें तो ज्यादातर तिलहन फसलों में शामिल किया जाता है मूंगफली को। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तारामीरा, राई, ये ऐसी फसलें हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है या तेल के लिए अपन इन फसलों को काम में लेते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पर, अगर बड़े पैमाने पर बात की जाए तो ज्यादातर तेल के लिए एक तो मूंगफली और सरसों, एक सोयाबीन, ज्यादातर इनका उपयोग में लाया जाता है। सबसे ज्यादा मूंगफली और सरसों को काम में लिया जाता है। तो जब ज्यादातर इन तेलीय पदार्थों में अपन बात करेंगे या तेलीय फसलों की बात करेंगे तो मूंगफली और सरसों के बारे में अपन ज्यादा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मूंगफली, यानी मूंगफली क्या है या किस प्रकार से, कौन से फसलों में इसका उत्पादन, कौन सी ऋतु में इसका उत्पादन होता है। तो भारत मूंगफली के उत्पादन में विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है, यानी कि लगभग 18.8% मूंगफली का जो है ना वो भारत उत्पादित करता है और विश्व में अपना प्रमुख स्थान रखता है। तो यानी मूंगफली एक ऐसी फसल है जो उत्तरी मध्य भारत के अंदर खरीफ ऋतु में बोया जाता है, यानी ये खरीफ ऋतु की फसल है, खरीफ ऋतु। लेकिन दक्षिणी भारत में, लेकिन दक्षिणी भारत में यह रबी की ऋतु में भी बोया जाता है। रबी की ऋतु में यानी क्यों बोया जाता है? क्योंकि ये ज्यादा तापमान वाली फसल है। तो उत्तरी भारत में तो खरीफ की ऋतु के दौरान उन्हें ज्यादा तापमान मिलता है, लेकिन दक्षिणी भारत में रबी की ऋतु में या लगातार तापमान बना रहने के कारण वहां पर यह तापमान काफी ऊंचा बना रहता है। तो अपन ये कहें कि दक्षिणी भारत में ज्यादातर सारी फसल मौसमी जो ऋतुएं होती हैं वो एक ही होती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि तापमान ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। तो ऐसे में खरीफ ऋतु, रबी की ऋतु में भी वहां पर तापमान समान रहता है। तो ये रबी और खरीफ ऋतु दोनों ऋतु में इस फसल को बोया जाता है। अब इसमें अपन बात करेंगे कि मूंगफली के अंदर भारत में सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है, भारत के लगभग 3.6% भाग पर मूंगफली का उत्पादन किया जाता है और अच्छी गुजरात में ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। तो इसके लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होती हैं या कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो मूंगफली के उत्पादन में ज्यादा सहयोग प्रदान करते हैं? तो सबसे पहले उन भौगोलिक कारकों को अपन पढ़ेंगे, यानी भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक यानी मूंगफली के उत्पादन के लिए कौन से कारकों का, कौन सा वातावरण जो है ना वो अच्छा माना जाता है, उस वातावरण का अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है। तो एक नंबर पे अपन इसमें देखेंगे तापमान। तापमान, अभी अपन ने पढ़ा है कि मूंगफली क्या है, एक खरीफ ऋतु की फसल है। अब खरीफ ऋतु की फसल है तो सबसे पहले जब फसल ऋतु का नाम आता है तो हमें उसके समय का भी ध्यान में रखना चाहिए। यानी खरीफ ऋतु का समय क्या है? जून जुलाई में इसे बोया जाता है खरीफ ऋतु की फसलों को, और सितंबर अक्टूबर के आसपास इसे काट लिया जाता है। अब जून जुलाई का समय मानसून आधारित है, वर्षा के ऊपर निर्भर है, तो उस समय तापमान भी ज्यादा रहता है। तो इसके लिए अगर अमूमन देखा जाए तो लगभग 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए माना जाता है। यानी बोते समय इसे ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, फिर धीरे धीरे कम तापमान इसे चाहिए, क्योंकि शुष्कता ज्यादा सहन ये नहीं कर पाती है। तो बोते समय का मतलब, ज्यादा तापमान का मतलब ये हो गया कि इनमें जो बीज में अंकुरण है ना वो ज्यादा तापमान के कारण या भूमि में ज्यादा हीटिंग होगी तो उसका अंकुरण है ना वो जल्दी हो पाएगा। तो ऐसे में
शुरुआत में इसे ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज आ रही है इसमें वर्षा। वर्षा, अभी अपन ने कहा है कि खरीफ ऋतु की फसल है, तो ये वर्षा आधारित फसल भी है। वर्षा आधारित का मतलब नहीं है कि केवल वर्षा से इसका उत्पादन नहीं होता है, नहीं, सिंचाई से भी इसका उत्पादन होता है, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान इसे बोया जाता है। तो ऐसे में वर्षा से कुछ जल इसे प्राप्त हो जाता है, और फिर अगर जल की कमी रहती है तो इसे सिंचाई के साधनों द्वारा भी पूरा किया जाता है। और मूंगफली के लिए तो ये सीधी सी बात है कि बिना सिंचाई के मूंगफली का उत्पादन नहीं हो सकता, इसके लिए सिंचाई का होना जरूरी है। तो इसके लिए वर्षा लगभग 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र इसके लिए अनुकूल माने जाते हैं, क्योंकि वर्षा ऋतु के समय बोई जाने वाली फसल है। कुछ पानी तो इन्हें वर्षा ऋतु से प्राप्त हो जाता है, और जब फिर कमी रहती है इसे पानी की, तो सिंचाई के जो स्रोत होते हैं, सिंचाई के साधनों द्वारा उसे पानी देकर इस फसल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। तो सीधी सी बात अपने कह सकते हैं कि ये वर्षा ही नहीं बल्कि सिंचाई आधारित फसल है। बोया सिर्फ वर्षा ऋतु के समय इसे बोया जाता है, लेकिन ये सिंचाई के ऊपर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें मिट्टी। मिट्टी कहें या मृदा, तो देखो इसके लिए अच्छी मृदा अगर मानी जाए, मूंगफली के लिए अगर अच्छी मृदा मानी जाती है तो दोमट मृदा, दोमट बलुई मृदा, दोमट बलुई मृदा तथा हल्की चिकनी, हल्की चिकनी मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है। अब दोमट बलुई मृदा मतलब दोमट मृदा बारीक कणों वाली, जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, इससे फसल का अच्छा विकास भी होता है। और हल्की चिकनी मृदा भी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चिकनी मृदा के अंदर नमी जो है ना वो लंबे समय तक रहती है। ऐसे में ये लंबी नमी जो है ना इस फसल को लंबे समय तक चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हल्की चिकनी मृदा वाले क्षेत्र भी इसके लिए अच्छे माने जाते हैं। तो चाहे दोमट मृदा हो, बलुई हल्की बलुई मृदा हो, हल्की चिकनी मृदा, काली मृदा, ये इसके लिए अच्छी मानी जाती है। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो ज्यादातर काली मृदा का विस्तार है, महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में, तो वहां पर भी इसका अच्छा उत्पादन होता है। 4 नंबर पर है धरातल। धरातल, तो इसके लिए धरातल का समतल होना, समतल होना तथा उत्तम जल निकास युक्त, उत्तम जल निकास युक्त होना। क्योंकि मूंगफली में जैसे मान लो ये धरातल है, इधर ये इसके पौधे वगैरह निकले हुए थे, लेकिन ये नीचे जो है ना वो मूंगफली लगती है मिट्टी के अंदर। ऐसे मूंगफली मिट्टी के अंदर है ना, ऐसे गुच्छे के अंदर जो है ना ये लगती है। ये आपका सतह हो गई, भूमि की सतह हो गई, ये धरातल का ऊपर जो है ना ऐसे इस प्रकार से बाहर है ना वो फूल पत्तियां वगैरह निकली होती है, लेकिन ऐसे धरातल के अंदर गुच्छे में जो है ना ये मूंगफली है ना वो पाई जाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि सतह तो समतल होनी चाहिए, लेकिन हल्का उत्तम जल निकास युक्त होना चाहिए। अगर इसमें लंबे समय तक पानी भरा रहेगा तो ये नमी लगातार इनके टच में रहेगी, मूंगफली के टच में रहेगी, और ज्यादातर पानी अंदर अंदर भी रिसाव होने के कारण मूंगफली के जो छिलके वगैरह, मूंगफली का दाना है ना वो ना तो ज्यादा विकास कर पाएगा तो वो गल जाएगा। तो ऐसे में पानी तो भरा रहना चाहिए, लेकिन लंबे समय तक नहीं। पानी भर गया, भूमि पानी को सोख रही है, और उसके बाद में पानी को जब सोखने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए ज्यादा दिनों तक। 1 2 4 दिन चल जाएगा, लेकिन वो ढालू भूमि रहेगी तो वो पानी बहकर निकल जाएगा। तो ऐसे में ये बीज वगैरह जो है ना वो नष्ट होने से बच जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि मूंगफली के लिए धरातल समतल होना चाहिए, उसके साथ साथ उत्तम जल निकास युक्त भी होना चाहिए, ताकि लंबे समय तक पानी भरा नहीं रह सके। इसके बाद में 5वां पॉइंट आ जाता है श्रमिक। श्रमिक, अब श्रमिकों के लिए अपन लगातार इन फसलों में पढ़ते आए हैं कि श्रमिक सस्ते होने चाहिए, और सस्ते होने के साथ साथ कुशल भी होने चाहिए। अब श्रमिकों की अगर अपन बात करें तो मूंगफली जो है ना वो श्रम प्रधान कृषि है। मूंगफली में बहुत ही ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि खेतों की निराई गुड़ाई करने के लिए, बीज बुआई के बाद में इस खेत से खरपतवार निकालने के लिए लगभग ज्यादा भी नहीं तो पूरी फसल ऋतु के दौरान 3 से 4 बार खेतों के अंदर है ना वो खरपतवार निकालने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ज्यादा श्रम की आवश्यकता होती है ज्यादा। फिर जैसे फसल पक जाती है, भूमि से निकालने के दौरान वहां के इसके ऐसे गुच्छे के गुच्छे जो है ना वो अलग करने होते हैं। फिर वहां की उसको सूख जाते हैं तो उसको खेतों में एकत्रित किया जाता है। फिर भूमि से वापस मूंगफली चुनाई का कार्य होता है, क्योंकि जैसे ये पक जाती है
तो अधिकांश मूंगफली जो है ना वो टूटकर भूमि में ही रह जाते हैं। तो फिर उनको निकालने के लिए बार-बार खेतों की बुआई करना, वहाँ से उसको छलनी के माध्यम से काम में लेना या हाथों से चुनाई का कार्य करना, तो अपन ये कह सकते हैं कि इस मूंगफली के लिए ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में सस्ते श्रमिक और कुशल श्रमिक होने चाहिए। छठा पॉइंट है इसका खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक यानी इसके लिए ज्यादा खाद और उर्वरक की भी आवश्यकता होती है। बिना खाद और उर्वरक के मूंगफली का उत्पादन होना असंभव है। तो इसके लिए गोबर का खाद, गोबर, जैविक और रासायनिक उर्वरक का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर प्रकार की खाद का अपन इसमें प्रयोग कर सकते हैं। वो भी एक तो खेतों की निराई गुड़ाई करने के दौरान भी ज्यादातर इसमें खाद का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में समय समय पर रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, क्योंकि इसमें कीट लगने की भी संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इसके दाने वगैरह भूमि में होते हैं, तो वहां पर भूमि में ज्यादा कीट रहते हैं तो उसके लग जाते हैं। तो ज्यादा कीटनाशक पदार्थों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो काफी बड़े पैमाने पर गोबर, जैविक और रासायनिक खाद का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये तो इसकी आवश्यक भौगोलिक दशा है, क्योंकि इसके माध्यम से अपन अच्छी अनुकूल वातावरण मूंगफली का उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका वितरण, कि कौन कौन से क्षेत्रों में ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। तो अगर देखा जाए तो गुजरात, गुजरात जो है, या वितरण को अपन मानचित्र के साथ ही अपन पढ़ लेते हैं, मानचित्र भी बनाएंगे और उस मानचित्र में इसमें समझाते हैं कि कौन से क्षेत्रों में ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। तो ज्यादातर मूंगफली के उत्पादन के लिए अभी अपन ने पढ़ा कि जलोढ़ बलुई प्रकार की मृदा अच्छी मानी जाती है। तो ऐसी मृदा अपने राजस्थान, गुजरात वाले क्षेत्रों में ज्यादा मिलेगी। तो वितरण में अपन देखें, गुजरात है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यानी ऐसे राज्यों में ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। तो मैप पे अगर अपन इसमें देखें, मैप के अंदर, तो ज्यादातर इसका उत्पादन जो है हमारे यहाँ पर इन क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलेगा। देखो सबसे ज्यादा उत्पादन इसका गुजरात में होता है। तो ये गुजरात वाला ये जो भाग है, क्योंकि इस क्षेत्र से एक संकरी पट्टी के रूप में काफी ज्यादा उपजाऊ मृदा है ना, वो जलोढ़ प्रकार की मृदा आती है, तो यहाँ पर ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। और गुजरात का जो राजकोट है, राजकोट, वो मूंगफली उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है, कि अच्छी क्वालिटी की मूंगफली का उत्पादन होता है यहाँ पर, और बहुत बड़े पैमाने पर होता है। फिर ये राजस्थान वाला ये क्षेत्र आ जाता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर वाला। इंदिरा गांधी नहर के विकास के कारण जो पहले भूमि मरुस्थलीय थी, आज लगातार पानी की आपूर्ति के कारण काफी ज्यादा फसलों का उत्पादन कर रही है। तो आज कृषि क्षेत्र के अंदर देखा जाए तो ये क्षेत्र काफी ज्यादा विकास कर रहा है। इसके बाद में रबी के ऋतु में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले जो क्षेत्र है ना, वो अच्छे माने जाते हैं, और अपनी खरीद में मध्य प्रदेश वगैरह के जो क्षेत्र है वहां पर इसका ज्यादा उत्पादन होता है। तो यानी कि गुजरात और राजस्थान दोनों मिलकर भारत के लगभग आधे से ज्यादा 60 से 70% तक ज्यादातर ये मूंगफली का उत्पादन कर लेते हैं। 70% से भी ऊपर है ना वो निकल जाते हैं। तो ये क्षेत्र मूंगफली उत्पादन के अनुकूल माने जाते हैं। यहाँ की भौगोलिक दिशाएं जो है ना इसके अनुकूल रहती है। तो इस प्रकार से ये था आपके मूंगफली का वितरण, या मूंगफली की फसल अपन कह सकते हैं, जो अभी अपन ने पढ़ा है मूंगफली। अब आगे की बड़े पैमाने पर देखा जाए तो सरसों को अपन अब पढ़ेंगे, क्योंकि सोयाबीन, मुतारा मीरा, राई हो गया, एक सूरजमुखी हो रहा जाता है, सूरजमुखी, इनका उत्पादन जो है ना वो छोटे स्तर पर होता है, बहुत कम स्तर पर इसका उत्पादन होता है। तो बड़े स्तर पर ये दो ही फसलें थी जिनका ये उत्पादन होता था। तो अपने अगला जो अभी सरसों जो अपना पड़ा है मूंगफली, इसके बाद में 2 नंबर पे आता है अपना सरसों। वैसे तो मूंगफली से ज्यादा सरसों का तेल है वो काम में लिया जाता है। तो तिलहन में यानी तेल ज्यादातर सरसों का काम में लिया जाता है। तो अब देखना है हमें सरसों, यानी ये सरसों क्या है। ये मूंगफली से बिल्कुल विपरीत है, मूंगफली से बिल्कुल विपरीत है। ये मूंगफली खरीफ ऋतु की फसल थी और ये रबी ऋतु की फसल है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि मूंगफली रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, रबी की ऋतु में इसे बोया जाता है। तो ये अपन देख सकते हैं कि ज्यादातर सरसों के मामले में राजस्थान जो है वो सबसे ज्यादा प्रमुख स्थान रखता है। राजस्थान का काफी प्रमुख स्थान माना जाता है सरसों के उत्पादन में। तो रबी की ऋतु में ये बोई जाने वाली फसल है। तो सर लगभग
ये 2.2% के आसपास जो भाग है वहां पर सरसों का उत्पादन होता है। यानी भारत में लगभग कुल शस्य क्षेत्र के कुल शस्य जो क्षेत्र है, शस्य क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर फसलें बोई वगैरह काटी जाती है, वहां का लगभग 2.5% के आसपास, 2.5% के आसपास भाग पे जो है ना, वो ये सरसों का उत्पादन किया जाता है। और विशेषकर राजस्थान के तो लगभग दक्षिणी पूर्वी जो भाग है उन क्षेत्रों में तो बड़े पैमाने के ऊपर जो है ना ये सरसों का उत्पादन होता है। तो ये एक रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, तो इसके लिए ये ज्यादा पाला भी सहन नहीं कर पाती, पाला इसके लिए हानिकारक होता है। पाला है वो पाला हानिकारक होता है। क्यों होता है पाला हानिकारक? रबी की ऋतु में फसल का समय क्या होता है? यानी सितंबर अक्टूबर में इसे बोया जाता है, अक्टूबर में बोया जाता है और लगभग मार्च अप्रैल में इसे काटा जाता है। तो लगभग सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी के आसपास, दिसंबर जनवरी वाला क्षेत्र पाले का मौसम होता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में पाला गिरता है और जिस समय ज्यादा पाला गिर जाता है तो ये फसल नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसके जो फलियां होती हैं, जिस प्रकार से ऐसे पेड़ होता है, इसके अलग अलग इस प्रकार से फलियां जो इसके शाखाएं तने लगे हुए होते हैं, यहाँ पर फलियां ऐसे लगी हुई होती है, इन शाखाओं के ऊपर ऐसे फलियां ऐसी लगी हुई होती हैं। इन फलियों के ऊपर कवर होता है और जब ये पाला इनके ऊपर जमा हो जाता है तो ये फलियों के अंदर जो बीज होते हैं ना, ये क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, जलकर सूख जाते हैं, काले पड़ जाते हैं ये बीज, और इन्हीं से है ना वो तेल निकलता है। तो ये काफी ज्यादा हानिकारक होता है पाला इनके लिए, तो इससे बीज है ना वो जल जाते, पिचक जाते हैं और उसका उत्पादन प्रभावित होता है। तो ये थी आपकी सरसों। आप इसमें ये देखेंगे कि सरसों के अनुकूल भौगोलिक दशाएं क्या है, ये सरसों का उत्पादन कौन से क्षेत्रों में ज्यादा अनुकूल माना जाता है और क्या कंडीशन है इसकी भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाओं में अपन इसमें देख रहे हैं, एक नंबर पे आता है तापमान। बिल्कुल जो भी फसलें अपन पढ़ी है और आगे पढ़ने भी जा रहे हैं, उसमें भौगोलिक दशाओं के जो पॉइंट आते हैं आपके, लगभग अपन 6 पॉइंट पढ़ते हैं। ये 6 के 6 पॉइंट है ना वो समान आते हैं, जैसे तापमान हो गया, वर्षा होगी, मृदा होगी, धरातल हो गया, श्रमिक हो गया और खाद और उर्वरक हो गया। ये लगभग पॉइंट तो समान है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या आ रहा है वो फसल के अनुसार, फसल की ऋतु के अनुसार इसमें अलग अलग पाए जाते हैं। अब अपन तापमान की बात कर रहे हैं, तो जैसे तापमान आता है तो सबसे पहले हमें उस फसल की ऋतु के बारे में देखना चाहिए कि वो फसल कौन सी ऋतु में बोई जाती है। तो रबी की ऋतु की फसल है, तो यानी कि उस समय तापमान कम होता है, तो इसके लिए लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अनुकूल माना जाता है, क्योंकि 10 डिग्री सेंटीग्रेड सर्दियों में 10 भी होता है, बोते समय और काटते समय ज्यादा तापमान होता है, तो हमें 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसके लिए अनुकूल माना जाता है। और पाला इसके लिए हानिकारक होता है, हानिकारक यानी कि जैसे 10 डिग्री वाला स्थिति आ जाती है उस समय स्वाभाविक पाले पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा तापमान कम होगा उतना ही ज्यादा वायुमंडल में उपस्थित जो नमी होती है, आर्द्रता होती है, वो जमने की संभावना उसकी बढ़ जाती है और वो इस फसल के ऊपर जम जाती है, उसे कोई पाला कहते हैं और उसे फसल जलकर है ना वो नष्ट हो जाती है। फिर 2 नंबर पे आता है इसमें वर्षा, यानी इसके लिए ज्यादातर 30 से लेकर 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा लगभग अनुकूल मान ली जाती है, क्योंकि यह फसल रबी की ऋतु में बोई जाती है और रबी की ऋतु में बोई जाने वाली फसल वर्षा आधारित फसल नहीं होती है, बल्कि वो सिंचाई आधारित फसल कहलाती है, क्योंकि पूर्ण रूप से यह सिंचाई के स्रोतों के ऊपर निर्भर होती है और जहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है उन्हीं क्षेत्रों में सरसों को बोया जाता है। तो वैसे तो नॉर्मल 30-40 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन सिंचाई का भी इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अलावा वर्षा की भी संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, जिसे मावट कहते हैं। यानी भारत के उत्तरी पश्चिमी जो भारत है उसमें शीत ऋतु में होने वाली वर्षा या शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है, जो पश्चिमी क्षेत्र से कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर से नमी ग्रहण करके लाती है। हिमालय पर्वत से ये शाखाएं टकराकर हिमालय क्षेत्र में तो बर्फ डालती हैं और अपने मैदानी भागों में वर्षा कर देते हैं, जिसमें हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली तक जो है ना ये इसकी वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस समय पाला जब इसकी एक शाखा हिमालय पर्वत पर होती है, उस समय पाला डालते दिसंबर जनवरी फरवरी तक या नवंबर अक्टूबर नवंबर तक ये वर्षा हो जाती है, तो उसे मावट के नाम से जानते हैं। शीतकालीन जो वर्षा होती है इसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसा उत्पन्न होता है। मेनली तो ये सिंचाई के ऊपर निर्भर होती है। उसके बाद में 3 नंबर पे आ रहा है मृदा या मिट्टी भी कह सकते हैं। तो ज्यादातर इसके लिए देखो हर फसल के लिए जलोढ़ मृदा का तो होना जरूरी है ही है, जलोढ़ मृदा तो अपन लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हल्की चिकनी मृदा का होना भी बहुत ही जरूरी है।
क्योंकि कुछ जलोढ़ या हल्की बलुई मृदा भी कह सकते हैं, हल्की बलुई मृदा, क्योंकि राजस्थान में भी ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। सरसों उत्पादन में राजस्थान प्रमुख स्थान रख रहा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वगैरह भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मृदा होती है वो ज्यादातर इसके लिए अनुकूल या अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इस प्रकार की मृदा में उसके अनुकूल पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, पोटाश हो गया, चूना पत्थर हो गया, इनकी अधिकता इसमें होती है, जो इस फसल के लिए अनुकूल मानी जाती है। फिर 4 नंबर पे आता है धरातल। धरातल यानी धरातल समतल होना चाहिए तथा उत्तम जल निकास युक्त, उत्तम जल निकास युक्त होना चाहिए। यहाँ पर समतल तो देखो हर फसल में धरातल समतल होना चाहिए, सिर्फ एक चाय को छोड़कर, क्योंकि अपन चाय जब पढ़ेंगे, बागाती फसलें पढ़ेंगे, तो उस दौरान चाय की फसलों को लेंगे तो उसमें अपन धरातल समतल नहीं लिखेंगे। केवल चाय को छोड़कर प्रत्येक फसल के लिए धरातल का समतल होना जरूरी है, साथ में उत्तम जल निकास युक्त भी होना चाहिए, यानी कि पानी आसानी से उसमें निकल जाना चाहिए। अगर लंबे समय तक भरा रहता है तो इसकी ये जो जड़ें होती है, ऐसे ये जो जड़ें फैली हुई होती है ना, इनके गलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जड़ें गल जाएंगी, पौधा है ना वो नष्ट हो सकता है। तो इसके लिए धरातल समतल होना चाहिए, साथ में उत्तम जल निकास युक्त भी होना चाहिए। उत्तम जल निकास युक्त यानी पानी आसानी से, जैसे बरसात हो रही है या अपन सिंचाई से पानी उपलब्ध करवा रहे हैं, सिंचाई से तो मान लो पानी कम ही उपलब्ध होता है, लेकिन वर्षा ऋतु के दौरान भारी वर्षा होने के कारण भूमि की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी के अनुसार भूमि उस पानी को सोख लेती है। जब उसकी कैपेसिटी समाप्त हो जाती है तो पानी ऊपर धरातल पे भरा रहता है। अगर वहां पर पानी निकलने की संभावना नहीं है तो वो लगातार उसमें भरा रहेगा और उस पानी में जड़ें गल जाती है। अगर निकलने की व्यवस्था है तो भूमि जितना सोखेगी उतना सोख लेगी और एक्स्ट्रा पानी बहकर है ना वो निकल जाएगा। उसी को उत्तम जल निकास युक्त धरातल भी कहा जाता है। 5 नंबर पे आता है श्रमिक। श्रमिक यानी श्रमिक इसके लिए हर फसल के लिए सस्ते क्या होने चाहिए, सस्ते और कुशल होने चाहिए। सस्ते इसलिए कहा जाता है क्योंकि फसल का उत्पादन ज्यादातर कृषक को प्रभावित न कर सके। जितने ज्यादा सस्ते श्रमिक होते हैं, फसल का उत्पादन जो होता है उसमें लाभांश जो है ना वो कृषक यानी किसान को ज्यादा मिलता है। लेकिन कुशल भी होनी चाहिए, वो कार्य उन्हें करना आना भी चाहिए। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि सरसों ज्यादा श्रम प्रधान फसल नहीं है, ज्यादा श्रम की इसे आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बुआई जुताई करवाने के बाद उसमें कुछ अगर खरपतवार होते हैं वो एक बार उन्हें निकलवा दिया जाता है। उसके बाद में जब वो पक जाती है तो उसके कटाई के लिए, निकलाई के लिए ज्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ज्यादा श्रम प्रधान फसलों की श्रेणी में ये सरसों नहीं आती। तिलहन फसलों में देखा जाए तो मूंगफली काफी ज्यादा श्रम प्रधान में आती है। उसके बाद में 6 नंबर पे आता है खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक यानी खाद और उर्वरकों की श्रेणी में वही ज्यादातर खाद हमारी प्रचलित है, गोबर की खाद, जैविक खाद तथा रासायनिक उर्वरक। यानी ये ज्यादातर जैविक खाद और गोबर की खाद तो ज्यादातर फसल की बुआई से पहले खेतों में डाली जाती है। जब खेतों की अपन निराई गुड़ाई करते हैं, खेतों को बुआई ढंग से बुआई जुताई करते हैं ना, उस समय खाद डालकर फिर करते हैं, ताकि वो खाद, गोबर और जैविक जो खाद होती है ना, भूमि में अच्छे तरीके से मिल जाए और वो भूमि में मिलकर पोषक तत्व प्रदान करे। लेकिन रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, ये रासायनिक उर्वरक फसल के विकास के कारण जब फसल उग जाती है, उसकी जब वृद्धि हो रही होती है ना, उस समय दिया जाता है। ये उस समय फसल की स्थिति को ध्यान में रखकर दिया जाता है। कई बार कीटनाशक वगैरह लगने से फसल अच्छी ग्रोथ नहीं करती है, तो इस रासायनिक उर्वरक में उन कीटनाशक पदार्थ मिलाया जाता है ताकि वो कीट को मारा जा सके, फिर उसमें ये डाला जाता है। तो मोटे तौर पर फसल के विकास के बाद में इस रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। एक रासायनिक उर्वरक होता है जैसे डीएपी हो गया या एसएसपी हो गया, सिंगल सुपर फास्फेट, उसको जरूर अपन बुआई के दौरान भूमि में डाल सकते हैं। यानी फसल की जब बिजाई होती है तो बीज जो दाना होता है फसल का, उसके साथ जरूर अपन खेतों में बीज सकते हैं। और बाकी रासायनिक जो उर्वरक होते हैं वो कीटनाशक पदार्थों के साथ या सिंगल वैसे डाला जाता है, वो फसल की ग्रोथ को ध्यान में रखकर डाला जाता है। अगर अच्छी ग्रोथ हो रही है तो रासायनिक उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। अगर ग्रोथ कम हो रही है, कीटनाशक पदार्थ अगर उसमें ज्यादा लग रहे हैं, तो अपन इस रासायनिक उर्वरक का कीटनाशक पदार्थों के साथ प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अपना इसका वितरण। वितरण यानी इसका ज्यादातर उत्पादन, यानी उत्पादन की दृष्टि से देखा जाता है तो भारत में सबसे ज्यादा 1/3 भाग पर जो राजस्थान से जो है ना वो सरसों का उत्पादन होता है। और राजस्थान में भी अलवर, भरतपुर जो जिले होते हैं वहां पर ज्यादातर इसका उत्पादन होता है। फिर यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये राज्य इसमें और आ जाते हैं जहां पर सरसों का उत्पादन होता है। कुछ एक
दक्षिण भारत में बहुत ही कम इसका उत्पादन होता है। फिर उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब, हरियाणा में भी उसका कुछ हद तक जो है ना वो उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से ये आपकी सरसों थी जो भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में इसे लाया जाता है। सबसे बड़ी चीज यही है कि ज्यादातर काम में लेने वाले भारत में ज्यादातर तेल को बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, लेकिन भारत में इसकी आवश्यकता के अनुसार जो है ना उत्पादन नहीं होता है, इसलिए विभिन्न देशों से भारत में खाद्यान्न तेल का भी आयात किया जाता है। इसके बाद में अगर देखा जाए, जैसे सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, इसमें जैसे महाराष्ट्र वगैरह जो राज्य है वो इसका लगभग 80-90% जो है ना वो उत्पादन कर लेते हैं, यानी कि बहुत कम क्षेत्र में दक्षिणी भारत में ज्यादातर इसे बोया जाता है। लेकिन तिलहन फसलों में अगर देखा जाए तो सरसों और मूंगफली सबसे बड़ी तेलीय फसलों की श्रेणी में इसे माना जाता है। बड़े पैमाने पर यहाँ से तेल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारे दलहन फसलों के बाद में तिलहन फसलों का ये जो वीडियोस था ये आज पूरा हो रहा है। इसके बाद में आगे अपन लेके आएंगे आगे के वीडियोज में औद्योगिक फसलें, यानी ऐसी फसलें जो उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित करती है। क्योंकि औद्योगिक फसलें आपको ध्यान में होना चाहिए, इन औद्योगिक फसलों का विकास अंग्रेजी शासन काल के दौरान बहुत चला था। क्योंकि भारत में जो खाद्यान्न फसलें बोई जाती थी, अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों के ऊपर तो पाबंदी लगाई और उसकी जगह औद्योगिक फसलें है ना वो उत्पादित की जाने लगी, ताकि इंग्लैंड के अंदर कपड़े की मांग की जो पूर्ति है या उद्योगों की जो मांग की पूर्ति जा हो रही है, ये 18वीं शताब्दी के आसपास औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी और वो इंग्लैंड ब्रिटेन से है ना मानी जाती है। तो वहां पर उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए इसे बोया गया। तो आगामी वीडियोज में अपन औद्योगिक फसलें लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करें नहीं किया है तो, और दूसरे लोगों से भी करवाएं, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि अधिक लोगों की पहुंच में हमारे वीडियोज आ सके और लोग उसको देखकर फायदा ले सके। धन्यवाद।